दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर हाजिर हूं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी जो है कितनी बेहतर हो पाई है और आप कितने सवालों का जवाब जो है सही सही दे पाते हैं। ये सभी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो आप जल्दी से देखिए और जवाब दीजिए। पहला सवाल है मिशन शक्ति अभियान। मिशन शक्ति अभियान ये किस राज्य सरकार की पहल है? और आपको बता दूं ये कोई नई पहल नहीं है, ठीक है। मिशन शक्ति अभियान, ठीक है। मिशन शक्ति अभियान अगर पूछे किस राज्य की पहल है तो क्या बताएंगे? यह उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। किसकी पहल है दोस्तों? यह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह मिशन शक्ति स्टार्ट किया गया था 2020 में। दोस्तों इसे शुरू किया गया था अक्टूबर में, 17 अक्टूबर 2020 को इसको स्टार्ट किया गया था, आरंभ हुआ था ये मिशन शक्ति अभियान, ठीक है। तो आप याद रखेंगे यह आरंभ हुआ कब हुआ था, ठीक है। तो अक्टूबर 2020 आप याद रखेंगे, ठीक है। अक्टूबर 2020। अब सवाल ये आता है कि यार अक्टूबर 2020 की बात थी तो हम 2026 में क्यों इसे पढ़ रहे हैं? सवाल आता है मन में ना कि 2020 में लॉन्च हुआ, अब क्यों पढ़ रहे हैं? दोस्तों अब इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि इसका 5.0 वर्जन लॉन्च हुआ। क्या लॉन्च हुआ दोस्तों? लिखेगा मिशन शक्ति अभियान जो चल रहा था, मिशन शक्ति अभियान का नया वर्जन, ठीक है, नया वर्जन या नया संस्करण जो लॉन्च हुआ दोस्तों ये 5.0 है। कौन सा दोस्तों? इस नया संस्करण जो 2026 में अभी लॉन्च किया गया ये 5.0 है। इसे आप याद रखेंगे, इसे मिशन शक्ति 5.0 कहा जा रहा है, ठीक है। क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया मिशन शक्ति 5.0, ठीक है। ये 2026 में लॉन्च हुआ है और किसके लिए? महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए। इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, ठीक है। जो लक्ष्य है वो क्या है? महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा। महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, ठीक है। महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया है और उत्तर प्रदेश में लगभग 1600 कुछ थाने हैं। सभी थानों पर मिशन शक्ति एक सेंटर बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के सभी 1600 प्लस थाने हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं जानकारी है, ठीक है। 1600 प्लस थानों में क्या बनाया गया दोस्तों? मिशन शक्ति नाम का वहां पर आपको एक सेंटर मिल जाएगा जो कि महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए दोस्तों एक काम करती है। मिशन शक्ति केंद्र ये थानों में स्थापित किए गए हैं। कुल 1600 से ज्यादा थाने हैं, याद नहीं मुझे कितना, तो 1600 के सभी थानों में लगभग ये मिशन शक्ति केंद्र बना दिया गया है। एक चीज और याद रखेंगे, बहुत पहले की बात है, उड़ीसा सरकार ने भी इसी मिशन शक्ति नामक एक अभियान शुरू किया था, ठीक है। उसका नाम भी मिशन शक्ति था। महिला सशक्तिकरण के लिए उड़ीसा सरकार ने भी इस तरह की एक योजना स्टार्ट किया था। फिलहाल जो आपका सही उत्तर है वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन आप याद रखेंगे मिशन शक्ति, ठीक है, मिशन शक्ति के नाम से, ठीक है, एक प्रोग्राम दोस्तों उड़ीसा सरकार द्वारा भी स्टार्ट किया गया था। ये बहुत पुराना था लेकिन ये उतना ज्यादा पॉपुलर हुआ नहीं उड़ीसा सरकार वाला, जबकि इन्होंने तो 2001 में स्टार्ट किया था। उड़ीसा सरकार ने जो स्टार्ट किया था वो 2001 में स्टार्ट किया था, उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इन्होंने शुरू किया था। तो ये सवाल है आपका, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बायोफैच 2026 एक कॉन्क्लेव हुआ दोस्तों। इस कॉन्क्लेव में कंट्री ऑफ द ईयर किसे चुना गया, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आइए सवाल देखते हैं। सवाल है बायोफैच, ठीक है। जब ये सवाल मेरे पास आया तो पहले मैं सोचा बायोफेच क्या होता है, पहले इसी को समझ लिया जाए। मैं सवाल को बड़ा स्थिरता से पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि बच्चों को अच्छे से समझा पाऊं। उसके लिए पहले खुद समझना जरूरी है। भाई हमें भी तो पता चलना चाहिए कि बायोफेच है क्या। कंट्री ऑफ द ईयर तो मैं बता दूंगा कि भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया, लेकिन पहले यह समझिए कि सम्मेलन, ये जो आयोजन हुआ ये कहां पर हुआ और इसका काम क्या है। तो बायोफेच दोस्तों करता क्या है? ये जितने भी जैविक उत्पाद होते हैं ना, उन जैविक उत्पादों के आधार पर, ठीक है, विश्व में जो अग्रणी देश है उनका चुनाव करता है, ठीक है। लिखेगा जैविक उत्पादों के आधार पर, ठीक है, अग्रणी देश का चुनाव, ठीक है। अग्रणी देश को ये चुनना होता है इस बायोफेच में। तो ये एक आयोजन किया गया। सवाल ये आया कि इसका आयोजन कहां पे हुआ, ये भी तो बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है।
सवाल ये आया कि इसका आयोजन कहां पे हुआ दोस्तों, तो याद रखेगा इसका आयोजन हुआ जर्मनी में, ठीक है। कहां इसका आयोजन हुआ दोस्तों, जर्मनी में। अब जर्मनी तो एक देश का नाम है, जैसे मैं कहूं किसी चीज का आयोजन भारत में हुआ, तो भारत भाई बहुत बड़ा देश है, भारत में आयोजन कहां हुआ उस लोकेशन का नाम बताना पड़ेगा। उसी तरह से जो जर्मनी है, तो जर्मनी में एक जगह था नूरेमबर्ग, कौन सा जगह था, नूरेमबर्ग, ठीक है। नूरेमबर्ग में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है, यह आप याद रखेंगे। और कंट्री ऑफ द ईयर ये भारत को चुना गया, ठीक है। अगला सवाल क्या दोस्तों कि कंट्री ऑफ द ईयर किसे चुना गया, कंट्री ऑफ द ईयर, ठीक है। कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों भारत को, ठीक है। भारत को चुना गया, क्यों, क्योंकि भारत दोस्तों इस मामले में अग्रणी भूमिका निभाया हुआ था, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वगैरह भी हुआ था, जैविक उत्पादों का धीरे धीरे एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा मुझे बताइए भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, ठीक है। भारत का पहला जैविक राज्य, ठीक है, पहला जैविक राज्य कौन सा है जहां पर 100% जैविक खेती होती है, तो वह राज्य है दोस्तों सिक्किम। कौन सा राज्य है दोस्तों, भारत का पहला जैविक राज्य दोस्तों कौन सा है, सिक्किम है। ये इसी के साथ याद रखेंगे। और आपका जो सही उत्तर है जर्मनी में आयोजन हुआ है, फ्रांस ब्राजील सही जवाब नहीं है, भारत आपका सही जवाब है। जब किसी सवाल को आप पढ़िए ना, आप तोड़ मरोड़ कर उसे पढ़िए, उसके आसपास की जो बातें हैं ना उसको भी आप जानते रहिए, इतनी चीज आपको यहां ध्यान देना है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है भारतीय नौसेना द्वारा मिलान नाम का अभ्यास होता है, ठीक है। चाहे आप मिलान कहिए चाहे आप इसे मिलन नाम दीजिए, मिलन, ठीक है, मिलन, ठीक है, मिलन। तो ये मिलन जो अभ्यास है ये किससे संबंधित है और इसका आयोजन कहां पे किया गया, ठीक है। तो याद रखेगा ये जो मिलन या मिलान अभ्यास है, एक एक बात इसके बारे में बताता हूं। ये किस प्रकार का अभ्यास है, तो ये नौसैनिक अभ्यास है। क्या दोस्तों, यह नौसैनिक अभ्यास है, मतलब भारतीय नौसेना ने किसी के साथ किया होगा, ठीक है। अगला सवाल आता है कि इसमें किसने हिस्सा लिया, ठीक है। इस अभ्यास में हिस्सा कौन ले रहा दोस्तों, तो वैसे तो देखा जाए तो याद रखेगा भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना, ठीक है, रूसी नौसेना ने हिस्सा लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं इतना ही नहीं, इसमें इनविटेशन भेजा गया था 134 देशों को। हां, इनविटेशन किसको मिला दोस्तों, इनविटेशन मतलब निमंत्रण, ठीक है। इसमें निमंत्रण भेजा गया था कितने लोगों को, 134 देशों को, ठीक है। 134 से अधिक देशों को निमंत्रण भेजा गया था। इस निमंत्रण में शामिल देश कौन कौन से हैं, देखिए अमेरिका को भी निमंत्रण भेजा गया। कई बार लगेगा कि भाई रसिया अभ्यास करा तो अमेरिका नहीं होगा, ऐसा लोगों के दिमाग में आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। तो अमेरिका भी इस में हिस्सा ले रहा है, रूस तो है ही है, जापान वगैरह भी हिस्सा ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े देशों को भी इसमें शामिल किया गया। तो ईटीसी कर देता हूं, इत्यादि इसको याद रखेंगे, ठीक है। भारत की तरफ से आईएनएस विक्रांत हिस्सा ले रहा है, ठीक है। भारत की तरफ से हिस्सा कौन ले रहा है दोस्तों, तो लिखिएगा भारत की ओर से कौन ले रहा है हिस्सा, आईएनएस विक्रांत, ठीक है। आईएनएस विक्रांत हिस्सा ले रहा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला जुला के इसका आयोजन दोस्तों कहां पे किया जा रहा है, कहां पर यह अभ्यास होगा, यह अभ्यास होगा विशाखापट्टनम में। कहां पर होगा, विशाखापट्टनम में होगा। ये कोच्चि नहीं जवाब होगा, मुंबई भी जवाब नहीं होगा, अहमदाबाद तो बिल्कुल नहीं होगा। अहमदाबाद तो यार समुद्र के किनारे भी नहीं है, ठीक है। जो जगह समुद्र के किनारे, अब कोई कहे लखनऊ में होगा, अब लखनऊ में आईएनएस चल के आएगा, कैसे पहुंचेगा बताइए, कैसे लखनऊ पहुंचेगा, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। छोटी सी बात है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसको जानिए, कम से कम इतना फैक्ट जो है आपको यहां पता होना चाहिए। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा ए माटी कथा कहे, एक किताब का नाम है दोस्तों, सुनिएगा। दो किताब यहां पे है, दो बुक है, ये माटी कथा कहे और एक बुक है बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, ठीक है। ये दो पुस्तक है, हाल ही में इसका विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, अब बहुत काम की बात आपको मैं बता दूं। सबसे पहले आप लेखक को पढ़िए, ठीक है। लेखक कौन दोस्तों, तो लिखिएगा, इसको लिखा था, ठीक है, पूर्व राज्यपाल, ठीक है। नाम था दोस्तों इनका विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ठीक है। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ठीक है, हरिश्चंद्रन, ठीक है, हरिश्चंद्रन इनकी बुक थी दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, विमोचन दोस्तों किसने किया है, तो इसका विमोचन उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है।
अगला सवाल क्या इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं समझ पाते, लिखने वाले अलग व्यक्ति हैं, विमोचन करने वाले अलग व्यक्ति हैं। विमोचन कौन किया दोस्तों, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। अब अगला सवाल दोस्तों यहीं पर आ गया कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं कौन जिन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया, मोहन चंद्रा माझी, ठीक है, वर्तमान में मोहन चंद्र माझी ये दोस्तों यहां के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। लगे हाथ एक काम करिए, उड़ीसा के राज्यपाल को, अब राज्यपाल अलग से लिख लीजिए, ठीक है, लगे हाथ दोस्तों उड़ीसा के राज्यपाल की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में यहां के राज्यपाल दोस्तों कौन हैं। तो याद रखेगा यहां के राज्यपाल हैं हरि बाबू कमभपति। क्या नाम है, हरि बाबू कमभमपति, ठीक है, कमभमपति, ठीक है, ये वर्तमान में दोस्तों क्या है, राज्यपाल हैं। इस चीज को याद रखेंगे। अब देखिए दोनों किताबों के बारे में एक एक लाइन कम से कम हम लोग याद रखते हैं जो परीक्षा में आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। सुनिएगा दोस्तों, एक पुस्तक का नाम है बख्शी जगबंधु, ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, बख्शी जगबंधु, ठीक है, बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, ठीक है, द ग्रेट कमांडर। अब दोस्तों ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक बेस्ड है 1857 की क्रांति से पहले उड़ीसा में एक पाइका विद्रोह हुआ था। उस पाइका विद्रोह से दोस्तों, उस पाइका विद्रोह के नेता ये बख्शी जगबंधु थे। याद रखेगा 1817 में, ठीक है, पाइका विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, पाइका विद्रोह हुआ था। इस पाइका विद्रोह से संबंधित ये कमांडर थे बख्शी जगबंधु। ये पूरी किताब जो है उन्हीं पर बेस्ड है, उन्हीं पर केंद्रित है, ये बात आप याद रखेंगे। किसके ऊपर किताब लिखा गया, ये बख्शी जगबंधु कौन है, ये बख्शी जगबंधु पाइका विद्रोह के नेता थे, उन्हीं पर एक किताब लिखा गया था। और पाइका विद्रोह कब हुआ था, ये 1817 में हुआ था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 200 साल पाइका विद्रोह का पूरा हो चुका है 2017 में, वो भी याद रखेंगे। ये जो दूसरी किताब है, ये माटी कथा कहे, ये एक तरह से निबंध पर आधारित पुस्तक है। इसमें कई लोगों पे एस्से लिखा गया है, ठीक है, तो इसको भी लिखेगा दोस्तों। अगला सवाल है ए माटी कथा कहे, ये माटी कथा कहे। ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये एक तरह से निबंध संग्रह है। क्या दोस्तों, ये एक तरह से निबंध संग्रह पर आधारित पुस्तक है, याद रखेंगे। किसके ऊपर निबंध लिखा गया है, जैसे सुभाष चंद्र बोस पर निबंध मिलेगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी पर निबंध मिलेगा, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी पर निबंध मिलेगा। ऐसे बहुत सारी बातों पर निबंध यहां पे लिखा गया। लोकतंत्र पर निबंध मिलेगा, मीडिया पर निबंध मिलेगा, ठीक है, इस किताब के अंदर, ठीक है, लोकतंत्र पर निबंध मिलेगा, मीडिया पर निबंध मिलेगा, ठीक है, इन सभी पर निबंध लिखा गया, याद रखेंगे। एक चीज और लिखिएगा, एक नबल केवल एक उत्सव होता है दोस्तों, जो भगवान जगन्नाथ जी से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है, क्योंकि यह मामला उड़ीसा का है। उड़ीसा में एक धाम भी है, जगन्नाथ धाम, ठीक है, वहां जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो एक उत्सव होता है वहां पर दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं नबक लेवर उत्सव, ठीक है। उस उत्सव पर भी दोस्तों यहां निबंध लिखा गया है, नबक लेवर उत्सव। यह उत्सव दोस्तों किससे संबंधित है, तो याद रखेगा जगन्नाथ जी से, ठीक है, जगन्नाथ जी से संबंधित एक तरह का धार्मिक उत्सव है, ठीक है, धार्मिक उत्सव है, यह बात भी याद रखेंगे। देखिए सवाल है क्या, सवाल यही है कि आप सवालों के अगल बगल की चीजें भी जानते रहिए। जब तक आप तोड़ मरोड़ कर नहीं पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ने का मजा ही नहीं है। मैंने आप जैसे मैं इसको पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे पूरा आपको पूरा मतलब इतिहास, भूगोल, संविधान, साइंस सब पढ़ा चुका हूं। ऐसे ही आप आके वीडियोस तो देखिए कभी टाइम मिले तो आपको, ठीक है। यहां आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। इनका देहांत भी हो गया है, ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है। ये सवाल अगर आएगा ना तो ज्यादातर बच्चे सोचेंगे भेड़ वगैरह कहां है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ही बच्चा उत्तर देगा। जम्मू कश्मीर यहां ऑप्शन में है जरूर, लेकिन आपका उत्तर सही नहीं है। अब बच्चा सोचेगा जम्मू कश्मीर नहीं तो लाओ हिमाचल कर देते, हिमाचल नहीं तो उत्तराखंड कर लेते हैं। सब गलत जवाब है। पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान टॉप पे आ गया। आप बताओ, ये सवाल का उत्तर 99% बच्चा दोस्तों गलत ही इसका जवाब देगा। मैं लिख के दे दूं आपको, ईमानदारी से बताना मैं सच बोल रहा हूं झूठ। मेरी बातों का आप जवाब देना सीखिए। कमेंट में मैं देखता हूं भर भर गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, सर बहुत बढ़िया, ये नहीं सुनना है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मुझे वो सुनना रहता है। आपसे निवेदन हाथ जोड़ करके, ठीक है।
आपसे निवेदन, मैं जो पूछता हूं कोशिश कीजिए उस बात पर चर्चा परिचर्चा करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। अगर मेरी खुशी के लिए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नमस्ते कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं मेरी खुशी इसमें है कि आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, ये मेरी खुशी है। तो बच्चा यहां गलती करता है या नहीं करता ये आप बताइएगा मुझे, ठीक है। अब यहां पे आपका उत्तर क्या है ये समझिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछे ना तो याद रखेगा, नंबर 1 पर दोस्तों राजस्थान को बताइएगा और नंबर 2 पर दोस्तों जम्मू कश्मीर को बताइएगा, ठीक है। नंबर 1 पर कौन है दोस्तों? नंबर 1 पर राजस्थान है। अब मन में आ ही रहा होगा कि सर राजस्थान में कितना ऊन भैया बन गया, कितना ऊन बन गया, तो लिखिएगा कितना ऊन। अब इसका एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर मैं ऊन उत्पादन की बात करूं कि ऊन उत्पादन राजस्थान में कितना हुआ, तो मैं आपको एक मोटी मोटा आंकड़ा बता सकता हूं, लगभग 16,000, ठीक है। 16,600 लिख लीजिए, ठीक है, सीधा सीधा 16,600। ये आंकड़ा जो दोस्तों हजार में है, ठीक है, 1000 किलोग्राम। इसको पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। 16,000 ही लिखिए, 16,000 यहां डायरेक्टली लिखिए, क्योंकि 16,600 आप भूल जाएंगे, 16,000 लिखिए, 16,000। ये 2 बार हजार क्यों आया समझिए। जैसे समझिए पहले 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे करते करते 100 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़, ठीक। फिर ऐसे करते करते 1100 करोड़, 1500 करोड़, 1800 करोड़, ठीक। फिर आ गया 2,000 करोड़, फिर ऐसे 5,000 करोड़, फिर ऐसे 10,000 करोड़, फिर ऐसे 15,000 करोड़, ठीक है। 15,000, ये आंकड़ा 1000 करोड़ में, ये 16,000 करोड़ में, ऐसे करते करते आ गए तो 1000 करोड़। इसको याद रखेंगे, ऐसे ही इसको लिखना है। मैं भी इस चीज को लेके, जैसे आप आज सोच रहे हैं कि सर कुछ तो गड़बड़, मुझे भी लगा गड़बड़ है, मैं भी इसको 3-4 जगह वेरीफाई किया कि ऐसे ही लिखा जाएगा, कि बाद में पता चला हाँ आंकड़ा लिखा था कि 1000 करोड़ में आंकड़ा है। क्योंकि अभी मैं ही जम्मू कश्मीर की बात कर दूं तो यह आंकड़ा दोस्तों लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था। तो वहां लिखा था 7,000 और ब्रैकेट में लिखा था आंकड़ा 1000 में दिया गया, इन 1000, तो उसके आगे 3 जीरो और आपको बढ़ा लेना है। अगर मैं इसको समझूं कि क्या लिखा है तो इसको आप अपनी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, पहले लिखिए 16,000 और 16,000 के बाद 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इतना किलोग्राम हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है। ये इसका मतलब दोस्तों ये है, तो ये आप समझिएगा, ये इस तरह से आप ये। उसी तरह 7, अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर का कितना था, तो इसका है 7,000, लेकिन ये आंकड़ा 1000 में, तो 1, 2, 3 जीरो लगा दीजिए, तो इतने केजी का दोस्तों उत्पादन जो है ये जम्मू कश्मीर ने किया। ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरे देश का लगभग 47.5% ऊन अकेले राजस्थान ने पैदा कर दिया। कितना? तो याद रखेगा राजस्थान का ये जो उत्पादकता है, ठीक है, याद रखेगा भारत के संपूर्ण ऊन उत्पादन का लगभग 47.5% किसने पैदा कर दिया दोस्तों? ये अकेले राजस्थान ने पैदा कर दिया। ये कितना बड़ा आंकड़ा है। तो ये दोनों चीजें दोस्तों आप याद रखेंगे, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और एक चीज और याद रखेगा, जो भारत में पाई जाने वाली भेड़ें होती है, भेड़ से सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन होता है, विश्व में दूसरे नंबर पर भेड़ पालन में भारत है, ठीक है। तो लिखिएगा यहां पे, ठीक है, भेड़ पालन में भारत का स्थान सेकंड, दूसरा है, ठीक है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा भेड़ पालन करने में भारत का स्थान दोस्तों दूसरा है। तो आप उत्तर फिलहाल अपना याद रखेगा, राजस्थान आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप विश्वास कीजिए, अब तक ये 8 विषय जो पीछे लिखे हैं ना, ये 8 विषय पर क्विज आपको मैं करा दिया हूं। आप जाके वीडियोस देखिए, पसंद बहुत आएगा। पैसा देके पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये जितनी क्लास बता रहा हूं ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, ठीक है। निःशुल्क क्लास अभी मैंने YouTube पे कराया है, अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, आपका संविधान वाला हो गया पोर्शन, आपका भूगोल होगा, भूगोल में विश्व भूगोल अलग है। अब थोड़ा बहुत नहीं, 10-20 लेक्चर में नहीं पढ़ाया, अरे महाराज क्या बताऊं आपको, सुनिए। पूरा इतिहास पढ़ाया 150 लेक्चर में, संविधान पढ़ाया 80 लेक्चर में, विश्व का भूगोल पढ़ाया 100 लेक्चर में, भारत का भूगोल पढ़ाया 125, गिनती कर लेना जाके, इसको पढ़ाया 90 लेक्चर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10, 20, 50 लेक्चर बनाकर हवा पानी टाइट, अरे मैं कह रहा हूं 550 लेक्चर पढ़ा दिया, 560 पढ़ा दिया, तो बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया, यहां 15,500 सवाल पढ़ा दिया,
बहुत पढ़ा दिया गया, बहुत। ठीक है, तो आप आइए, जुड़िए हमारे साथ इस प्रोग्राम के साथ, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी दोस्तों, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ठीक है, चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। करा एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया दोस्तों, जिसको सीपीआई इंडेक्स बोलते हैं। शॉर्टकट में सीपीआई लिखा होता है, और सीपीआई का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? सीपीआई का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, और ये इंडेक्स जो जारी हुआ दोस्तों, जो रैंकिंग जारी हुआ, ये वर्ष 2000, अरे भाई कोई साल बीत जाएगा, जैसे आप पास कब होते हैं? जब साल खत्म हो जाता, अंतिम में बोर्ड एग्जाम हो जाता, तब ना आप पास होते हैं, कि शुरुआत में हो जाएंगे? तो 2025 जब खत्म होगा तभी ना उसका रैंकिंग जारी होगा। बच्चा सोचता है कि रैंकिंग 2026 का काहे नहीं? अरे भैया मेरे, आप समझो 2026 अभी शुरू हुआ, अभी कैसे रैंकिंग आ जाएगा? पूरा 2026 जब बीत जाएगा तो 27 में रैंकिंग पता चलेगा कि 26 में का पोर्शन था। ठीक है, उसी तरह रैंकिंग तो 25 का ही आएगा। आगे जितना भी आप पढ़ेंगे सब 25 वाली रैंकिंग पढ़ेंगे, तो 25 वाली अपडेटेड रैंकिंग है। कहां कंफ्यूजन में जा रहे हो, इसको याद रखना। अब पूछते हैं भारत का स्थान कौन सा है? भारत ने सुधार किया है, और भारत जो है 91वें स्थान पर आ गया। 91 टिक कर दिया मैंने यहां पर, 85, 88, 91, 95। तो भारत अब इस रैंकिंग में 95वें स्थान पर है। तो इस चीज को पहले आप यहां याद रखिए। ठीक है, इस रैंक में इसमें भारत का रैंक कितना दोस्तों? भारत का रैंक दोस्तों कितना है दोस्तों? तो याद रखेगा 91वां रैंक दोस्तों भारत का, 91 नंबर पर दोस्तों भारत है। सवाल ये आता है कितने देश इसमें शामिल थे? तो 91 से दोस्तों इसका ठीक दोगुना कर दिए, 9 दूना 18, 1 दूना के 2। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं दोस्तों कुल देश कितने थे? ठीक है, कुल देश, बड़ा अच्छा रैंक भारत ने पाया है। कुल देश थे 182। 182 का आधा कर देंगे, सीधे 91 हो जाएगा। इस तरह याद करना आसान हो गया। इसको जारी, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, रिपोर्ट को जारी कौन करता दोस्तों? ठीक है, लिखेगा रिपोर्ट जारी करता कौन है दोस्तों? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये इसको जारी करता है। आपके मन में सवाल होगा सर 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान सर बताइए, ज्यादा अच्छा लगता है। तो पहला स्थान है दोस्तों डेनमार्क का, दूसरा स्थान है दोस्तों फिनलैंड का, और तीसरा स्थान है दोस्तों सिंगापुर का। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा है। और बाकी भारत का स्थान कितना दोस्तों? तो 91 है। 91 का दोगुना कर देंगे, 182 कुल देश थे। इस तरह से याद रखेंगे। आप मुझे बताइए याद हुआ कि नहीं आपको? जो हमारा पर्पज है एक एक सवालों का जवाब आपको याद होना चाहिए। याद हुआ कि नहीं मुझे ये बताइए। ठीक है, केवल इतनी बात हमको जाननी है। आगे देखिए, करा श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? फिर बताऊं, ये श्वेत क्रांति 2.0 आज नहीं शुरू हुआ था, बहुत दिन पहले इसका शुभारंभ हो चुका है। हां, ये आप कह सकते हैं कि चलिए पूछ ही दिया दोस्तों, मैं आपको समझा दूं। इसका शुभारंभ किया था कृषि मंत्रालय नहीं, पशुपालन भी नहीं, इसका शुभारंभ किया था सहकारिता मंत्रालय ने। ठीक है, किसने किया था दोस्तों इसका शुभारंभ? सहकारिता मंत्रालय के मंत्री दोस्तों कौन है इस मंत्रालय के? तो याद रखिएगा गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, इन्हीं के पास दोस्तों सहकारिता मंत्रालय भी है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये इसका शुभारंभ आज नहीं हुआ था, इसका शुभारंभ 2024 में हुआ था। ठीक है, अब आइए यहां से बातचीत करते हैं। ठीक है, तो अगर हम शुभारंभ की बात कर रहे हैं कि शुभारंभ में जो श्वेत क्रांति 2.0 था, 2.0 ये दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था? ये 2024 में शुरू हुआ था। ये कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है। फिर सवाल आता है कि सर आज क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, ये एक नया पहल शुरू हुआ है, श्वेत क्रांति 2.0 एक नया पहल शुरू किया गया। ठीक है, इससे संबंधित एक पहल शुरू किया गया। ये नया पहल दोस्तों 2026 में शुरू हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है। सर क्या करने के लिए ये पहल शुरू किया गया? हां, ये पहल इसलिए शुरू हुआ कि अगले 5 वर्षों में दूध उत्पादन में हम वृद्धि करेंगे 50%। ठीक है, तो टारगेट क्या रखा गया दोस्तों? लक्ष्य क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 50% वृद्धि
का ये लक्ष्य रखा गया कि हम लोग क्या करेंगे, जितना उत्पादन अभी होता 50% वृद्धि कर लेंगे। 2028-29 तक कहा गया कि सहकारी दुग्ध उत्पादन में, ठीक है, एक टारगेट और रखा गया यहां पे 2028-29 का टारगेट रखा गया कि 2028-29 में दुग्ध उत्पादन जो रहेगा, ठीक है, वो बढ़ाकर हमको कितना कर लेना है, तो सहकारी दूध खरीद का लक्ष्य, सहकारी दूध खरीद का लक्ष्य सरकार ने रखा है कि हम क्या करेंगे, 1000 लाख किलोग्राम दूध खरीदेंगे। कितना देखिएगा, 1000 लाख किलोग्राम दूध दोस्तों ये खरीदेंगे, सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है। ये बहुत डिफिकल्ट हो गया, इतना नीचे मत जाइए, सीधे सीधे समझिए। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे दोस्तों, दूध से है। वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत किया था, आपको पता होगा, ठीक है, दुग्ध क्रांति, ठीक है। जैसे हरित क्रांति आप पढ़ते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में एम एस स्वामीनाथन ने किया था, ठीक है। उसी तरह से दुग्ध क्रांति दोस्तों ये वर्गीज कुरियन से संबंधित है, याद रखेंगे। और सहकारिता मंत्रालय के तहत दोस्तों ये प्रोग्राम लाया गया है और ये पुराना है, बट इसको एक नए पहल के रूप में ये टारगेट रख करके ये काम शुरू किया गया। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो यहां सहकारिता मंत्रालय, ये आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2026-27 का बजट जो प्रस्तुत किया गया, बजट का आकार कितना है, ठीक है। तो लिखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी अपना दोस्तों बजट पेश किया, ठीक है। ये बजट किसने पेश किया दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री कौन है, सुरेश खन्ना जी हैं। कौन है दोस्तों, सुरेश खन्ना, ठीक है, सुरेश खन्ना ये वित्त मंत्री हैं। इन्होंने बजट पेश किया। ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ठीक है, इस बारे में याद रखेगा, ठीक है। अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट, ठीक है, सबसे बड़ा बजट है ये आप याद रखेंगे। और ये बजट है 9,12,000, अलग पेन से लिख देता हूं, 9,12,000, ठीक है, 9,12,696 करोड़ रुपए का ये बजट दोस्तों पेश किया गया है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका जो उत्तर सही होगा वो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, 895 नहीं, 9 भी नहीं, 9,12,696 करोड़ का बजट ये जो है पेश किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। एक सवाल और पूछता है कि आपने कहा सबसे बड़ा बजट है, तो पिछले बजट से कितना बड़ा है। जो पिछली बार बजट दिया गया था उससे यह बजट करीब 12.2 से 12.9% तक बढ़ा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर एक और आंकड़ा याद रखेगा, ठीक है, 2000 लिखिएगा 2026-27 का बजट, 2026-27 का बजट पिछले बजट से कितना, 12.2 से लेकर 12.9% तक बढ़ा है, ठीक है। इतने परसेंट तक दोस्तों बढ़ा है, ये आप याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से ये चीज आपके लिए जरूरी हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का बजट जो है दोस्तों कहा जा रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का बजट हमारे पड़ोसी देश के बजट से भी बड़ा है, ठीक है। जैसे ये बजट दोस्तों बड़ा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का बजट बड़ा है। और बाकी जो हमारे पड़ोस में, जैसे हम लोग पाकिस्तान का बजट देखते हैं, पाकिस्तान का बजट छोटा है। हमारा पड़ोसी श्रीलंका हल्ला मचाया रहता है, इसका बजट छोटा है। हमारा पड़ोसी नेपाल है, इसका बजट छोटा है। भूटान का बजट छोटा है, बांग्लादेश का बजट छोटा है। जितना आस पड़ोस में आप देखते हैं ना, ये सारे देशों का बजट छोटा है उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद इतना बड़ा बजट जो है पेश कर दिया, ठीक है। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं आने वाले समय में यहां से एग्जामिनर सवाल जरूर पूछ सकता है, क्योंकि पूछेगा तो बच्चों को लगेगा कहां राज्य कहां देश लगता है उनका बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन नहीं, ये बड़ा चर्चा में रहा, तो इसको आप जरूर जो है याद रखिएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा भारत का पहला म्यूजिकल रोड ये किस शहर में दोस्तों बनाया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये भारत का पहला म्यूजिकल रोड है, ठीक है, भारत का पहला म्यूजिकल रोड, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं तो याद रखेगा, ये महाराष्ट्र में बनाया गया। अब महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा राज्य है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में ये बनाया गया रोड, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में दोस्तों ये बनाया गया है। तो आपका उत्तर पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु नहीं, ये मुंबई दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, होगा क्या दोस्तों, तो सड़क पर जब गाड़ियां चलेंगी, ठीक है, तो दोस्तों जय हो की धुन निकलेगा। क्या होगा दोस्तों, जय हो
जय हो की धुन ये निकलेगी कैसे? टायर के रगड़ से, ठीक है, टायर के रगड़ से। रोड ऐसा है कि जब गाड़ियां इस पे चलेंगी तो टायर जब जमीन से, सड़क से रगड़ कर घर्षण करेगा, तब दोस्तों आवाज कैसी सुनाई देगी? जय हो, ठीक है, जय हो, इस तरह का दोस्तों धुन आएगा, ये आप याद रखेंगे। इसीलिए इस रोड को मेलोडी रोड कहा गया, म्यूजिकल रोड कहिए, चाहे इसे क्या कहा गया, एक नाम और मिलता आपको, मेलोडी रोड, यानी आवाज, जिस रोड पर चलने से आवाज पैदा हो वो है, ठीक है। ये मुंबई में समुद्र के किनारे का जो कोस्टल एरिया वहां पर बना है, तो इस चीज को भी याद रखेगा, इसीलिए मुंबई में कोस्टल रोड आप याद रखेंगे, ठीक है, कोस्टल रोड जो है दोस्तों वहां पर ये बना है, इसको याद रखेंगे। और भारत जो है दोस्तों विश्व का 5वां ऐसा देश है जो इस तरह का रोड बनाया है, ठीक है, तो याद रखेगा विश्व का 5th देश दोस्तों कौन है? भारत है, जहां पर ये म्यूजिकल रोड, ठीक है, जहां पर ये म्यूजिकल रोड दोस्तों बनाया गया, ये आप याद रखेंगे। तो आपको ये बताना है, कमेंट कीजिएगा कि भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं जहां पर ऑलरेडी म्यूजिकल रोड बने हुए, ये बताइएगा। एक चीज और याद रखेगा, ऐसा नहीं कि किसी भी रफ्तार में चलेंगे तो आपको जय हो की धुन सुनाई देगी, ऐसा नहीं है। ये धुन केवल एक स्पेसिफिक रफ्तार में चलने से सुनाई देगा, और रफ्तार है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आपकी गाड़ी की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी तभी ये सुनाई देगा, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके लिए जो रफ्तार रखी गई कि गाड़ी की रफ्तार कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो याद रखेंगे 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस स्पीड से चलेंगे तभी आपको ये जय हो की ध्वनि सुनाई देगी, नहीं तो ये धुन सुनाई नहीं देगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों किसे बनाया जा रहा है? अभी ये खेल महाकुंभ दोस्तों इसका शुभारंभ होने जा रहा है, ठीक है। दिल्ली खेल महाकुंभ, ठीक है, खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों किसे बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर होता है, ठीक है, एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर ये किसे बनाया गया? ये बनाया गया दोस्तों शिखर धवन को। किसे बनाया गया? शिखर धवन, ठीक है, ये पूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक है, पूर्व क्रिकेटर हैं, इन्हें दोस्तों बनाया गया है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, रोहित शर्मा, ये गलत जवाब है, शिखर धवन सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, और अभी ये गेम शुरू नहीं हुआ है, अभी ये गेम दोस्तों शुरू होना है, ये आप याद। अच्छा, ये गेम कब शुरू हो रहा है दोस्तों? तो 13 फरवरी से इसका शुभारंभ हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूं इस गेम का शुभारंभ कब से हो रहा है, तो याद रखेगा 13 फरवरी से शुभारंभ हो रहा है। चलिए, अब ऐसे में दोस्तों 2 सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, 2 सवाल। एक तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि राज्यपाल दिल्ली का कौन है, और दूसरा बताइएगा यहां मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री तो बड़ा चर्चा में होंगी, ठीक है, नाम है रेखा गुप्ता, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, ठीक है, और राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। ये राज्यपाल का एक तरह से उपराज्यपाल का पद होता है वहां पे, ठीक। दिल्ली में राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल या प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, तो विनय कुमार सक्सेना वो वर्तमान में यहाँ के क्या है दोस्तों? उपराज्यपाल हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के सवालों की श्रृंखला समाप्त होती है। देखिए, एक भी दिन का करंट अफेयर छूटने वाला नहीं है, ठीक है। अगर कभी छूट भी गया ना तो आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मैं उन चीजों को ढूंढकर आपको दूंगा, बहुत परेशान नहीं होना है। सिर्फ आपको प्लेलिस्ट याद रखनी है। करंट अफेयर पढ़ना है तो स्टडी 91 पर आइए, जो प्लेलिस्ट है करंट अफेयर की उसको आप ओपन कर लीजिए, उसमें सारी क्लास डे टू डेट मिल जाएगा। कई बार बच्चों को लगता है सर पीडीएफ कहां से ले सकते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, तो वो पीडीएफ दोस्तों आप स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए। फ्री क्लासेस का जो सेक्शन है वहां जाके आप पीडीएफ जो है ले सकते हैं। कोई इंक्वायरी है, कुछ पूछना है, नए कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे नए कोर्स है दोस्तों। अगर आपको भरोसा है कि नितिन सर अच्छा पढ़ाते हैं, समझा लेते हैं, तो आप एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। कम से कम डेमो तो जरूर देखिए आकर के, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोशिश करिएगा लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।